हाँ, ये क्लास 12 स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट. सो क्लास 12 स्टूडेंट, ये एक किस तरह आप मतलब कि बोर्ड प्रिपरेशन में या तो कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में आप कैसे आप एक ओवरव्यू आपके पिक्चर रहना चाहिए जो कि वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ये आपको काफ़ी सुविधा होगा और आप एक इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द बुक अगर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लग रहा है और किस फॉर्मूला के साथ किस तरह सा इंटरेक्शन है, ये अगर आपको पता है तो आपको आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी सुविधा होगा. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ज के बारे में से इलेक्ट्रो से आपका क्लास 12 का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये यहाँ से स्टार्ट होता है. ये आपका चार्ज से स्टार्ट होता है. तो चार्ज के बारे में आपको ये बताया गया है जैसे कि अगर ग्लास रॉड को अगर सिल्क में रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आपका जो सिल्क रॉड है वह आपको निगेटिवली चार्ज हो जाता है. उसी तरह अगर आप मतलब कि एक प्लास्टिक रॉड को अगर आप फर में रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है और फर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो इसमें और चार्ज जो है ये क्वांटिटाइज्ड होता है और चार्ज आपका ये आपके बारे में फर्स्ट आपको दिया हुआ है. तो इससे आपका चार्ज स्टार्ट होता है. तो पहले इसमें क्या कहा गया है कि कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ क्या कर रहा है कि अगर इफ़ देयर आर टू चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू q1 product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. तो ये है आपका पहला ही फर्स्ट स्टार्टिंग है कूलम्स लॉ के बारे में. तो कूलम्स लॉ के बारे में मतलब कि दो चार्ज के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन रहता है. तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट. तो जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया जाता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है जो कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. वह Q1 और Q2 जो है दो चार्ज है और उसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा r है. तो इससे हम क्या और k जो है ये कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0. तो आपके किताब में क्या किया गया है कि यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेक्टर. क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो ये वेक्टर के थ्रू एनालिसिस किया गया है. वो तो कोई खास ऐसा नहीं है, उसमें आपके साथ वेक्टर के साथ क्या है तो एक यूनिट वेक्टर दे दिया गया है जो कि वह डायरेक्शन बताता है. और इसमें आपको ये वेक्टर के जरिए भी आपको वहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है कि जो कूलम्स लॉ को वेक्टर के जरिए भी उसको एक्सप्रेस किया गया है. तो यही आता है आपका फोर्स. मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो गया कि फोर्स माने चार्ज है. तो कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से याद रखना है तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा. जैसे चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अगर पॉजिटिव चार्ज है आपका सेंटर में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली ये मतलब कि एक मान लीजिए कि फोर्सेस है. मान लीजिए मतलब क्या, ये एक फोर्सेस है. दैट इज़ द फोर्स जो उसमें आपको कब पता चलेगा, अगर एक दूसरा चार्ज उसके पास लाइएगा तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन. तो यहाँ पर इस बात से आ रहा है क्या आपका जब भी एक चार्ज है तो उसके आपको चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसमें पहली बात है कि आपको पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा. और जो अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा. तो ये एक फील्ड है तो मतलब कि यहाँ पर फोर्स है
तो जब फोर्स होता है, फोर्स आ गया तो मतलब कि आपका एनर्जी के बारे में आएगा, वर्क डन के बारे में आएगा। इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट ब्रेन में होना चाहिए, आप डेवलप करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप एक फील्ड है, उसमें फील्ड में अगर एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज के कारण आपको एक फील्ड हो रहा है, तो ये क्यू चार्ज के कारण आपको एक फील्ड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उस फील्ड में अगर एक दूसरा चार्ज रखते हैं तो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो वहाँ पर एक फोर्स लाने मतलब कि आपका ये क्या हो गया कि एक क्यू चार्ज वहाँ पर ला के रखने पर वह क्यू चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो वहाँ पर एक वह इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी अब अगर आप एक क्यू चार्ज आकर के रखते हैं तो उसमें इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इससे आपको एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या हो गया, एफ E is equal to F by Q। तो the force exerted by a charge kept at any point on the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स बाय चार्ज, मतलब कि एक पर यूनिट चार्ज जो वह किसी भी जगह पर फील्ड में किसी भी जगह पर वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जबकि हमारा आ गया फॉर्मूला क्या आ गया, F by Q आ गया। तो F by Q आ गया, तो इससे हमारा क्लियर है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, 1/4πε0, जो सेंटर चार्ज है उसका Q होगा डिवाइडेड बाय r² हो गया। तो इस तरह से देखिए आप किस तरह से ये फॉर्मूलाज को याद रख रहे हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है कैसे कौन सा क्रिएट हो रहा है, ये सब चीज़ बात आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये आप क्रिएट करते जा सकते हैं। तो यही बात है, क्या है कि अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ फील्ड है उसका मतलब है उस वहाँ कहीं भी एक फोर्स है मतलब कि अगर वहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा, अगर वहाँ पर अगर आप कोई भी चार्ज ला के रखते हैं तो वह चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डेफिनेशन क्या हो गया, F by Q हो गया। तो इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको क्या हो गया कि Q/r², K का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कैसा बात हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर एक फोर्स आ गया। तो फिर यहाँ पर एक ऐसी बात आ गया कि किस तरह का बात आ गया कि आपको अब जैसा कि दो तरह का चीज़ आ रहा है, मतलब अगर एक मान लीजिए कि आपका एक चार्ज है और उसके चारों तरफ अलग अलग चार्जेस है। मान लीजिए एक चार्ज कहीं पर है, उसको रख, उसके चारों तरफ और अलग चार्जेस है। तो अब है कि आपने एक चार्ज तो ले लिया, उस एक चार्ज को आपने ले लिया और उस चार्ज को आपने ले लिया, उसके चारों तरफ आसपास अलग चार्ज प्रेजेंट है। तो इससे क्या हो गया कि हर एक का जो चार्ज है वह आपका जो गिवन चार्ज है, मतलब आपने तो एक पहले चार्ज को तो ले लिया ना, उस चार्ज के मान लीजिए इसके चारों तरफ अलग अलग चार्ज है। तो अब इस चार्ज में अलग अलग चार्ज का जो है वहाँ पर उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो टोटल फोर्स उस चार्ज पर कितना एक्सर्ट करेगा, ये हर एक चार्ज का फोर्स हम वहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो वही उस चार्ज में टोटल फोर्स होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और उसको हम सम निकालेंगे किसके हेल्प से, हम वेक्टर की मदद से हम उसको निकाल लेंगे। उसी तरह चूँकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया तो वहाँ भी आपका क्या होगा कि किसी भी मतलब कि अगर पॉइंट मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर आप जब भी एक चार्ज रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक
वो चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता, क्या उसको एक्सपीरियंस होता है, मतलब अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज, और इसीलिए ये E इज इक्वल टू F/Q हो गया, और E का इसीलिए आपका फॉर्मूला हो गया क्या कि K इंटू Q/R², K का वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो अब आ गया इस तरह से आपका, इसी में से आपको चार्ज फील्ड, इसी में से एक क्रिएशन होता है क्या आपको डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल होता क्या है, डाइपोल असल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। इसमें क्या होता है, दो चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच में जो दूरी होता है वह मतलब 2a कंसिडर किया गया है, और इसका जो डायरेक्शन है माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किया गया है, और इसमें आपको डाइपोल मोमेंट जो है Q इंटू 2a माना गया है, डाइपोल मोमेंट जो Q इंटू 2a माना गया है। तो अब जबकि वहाँ पर दो चार्ज आ गया, तो वहाँ पर दो चार्ज आ गया, तो आप कहीं पर भी अगर चार्ज रखते हैं तो ये दोनों चार्ज के कारण तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, और साथ में वो कहीं पर भी आपको एक कोई अलग सा चार्ज रखते हैं तो वहाँ पर वह तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। दो बात हो रहा है, देखिए जब भी चार्ज के बारे में होता है तो वहाँ पर दो बात होता है, एक तो फोर्स भी आता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। तो जब आप मान लीजिए डाइपोल ले रहे हैं, तो डाइपोल ले रहे हैं मतलब इसमें प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, और दोनों के बीच में जो दूरी है वह 2a है। तो ये 2a है, तो अब मतलब कि क्या हो गया, अगर आप मतलब उसको दो तरह से कंसिडर कर सकते हैं, एक तो आप एक्सियली कंसिडर कर सकते, एक होता है इक्विटोरियली। एक्सियली मतलब कि वह जो जिस लाइन में आपका डाइपोल है उसी लाइन में आप कंसिडर कीजिएगा, तो उसी लाइन में आप माइनस Q के साइड कंसिडर कर सकते हैं या प्लस Q के साइड कंसिडर कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप जगह कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसमें क्या आपको मिलता है कि प्लस Q के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर असर हो रहा है, और माइनस Q के कारण भी असर हो रहा है। तो इन दोनों के हम अगर सम अप करेंगे तो वहाँ पर उस पॉइंट का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो उसी तरह आपको एक ऐसा भी बात आ गया कि अगर आप कोई अलग सा चार्ज भी रखते हैं तो वहाँ पर भी प्लस Q के चार्ज कारण भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और माइनस Q के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको वेक्टर की सहायता में आप उस पॉइंट में उन दोनों फोर्सेस का सम आप निकाल सकते हैं। उसी तरह हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर जब भी चार्ज आता है तो उसमें दो बड़ी बात आती है, एक तो आता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और दूसरा जो आता है वह क्या आता है कि फोर्स के बारे में। तो जब भी एक आपने डाइपोल लिया, डाइपोल लेने पर क्या हो गया, उसको आप दो तरह का जगह आ गया, एक तो एक्सियली आ गया, एक हो गया इक्विटोरियली। तो जब आप एक्सियली लेते हैं तो कहीं पर भी आप अगर पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है, एक माइनस Q के कारण वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हो रहा है, और एक प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हो रहा है। तो अब मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हेल्प से आप मतलब कि उस पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप इक्विटोरियल में भी मतलब कि इक्विटोरियल मतलब कि वह जो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, वहाँ कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वह आप निकाल सकते हैं, वह भी वेक्टर के हिसाब। तो इसमें क्या है कि आपको पहला बात है कि जब एक्सियली होगा तो वहाँ पर पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लीजिए कहीं r डिस्टेंस पे लिए हुए हैं, आप प्लस Q के साइड भी ले सकते हैं, माइनस Q के साइड भी ले सकते हैं, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर इक्विटोरियल में है तो उसमें इक्विटोरियल में कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में उसका फॉर्मूला अगर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका प्रोसीडिंग चलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आ गया तो देखिए कैसे उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, आप रखे हुए चार्ज है, चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज रखा हुआ उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसको फिर स्पेसिफिक करने के लिए और मोर स्पेसिफिक करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाया गया।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको ये मोर स्पेसिफिक कर दिया गया, क्या किया गया कि एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो उसको और भी स्पेसिफिक कर दिया गया। क्योंकि अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको और भी आपको स्टडी करने में सुविधा किया गया किस चीज़ के था, और मोर भी स्पेसिफिक और कंसंट्रेटेड करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लाया गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या होता है वह E इंटू ए होता है, E डॉट ए होता है। तो मतलब कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लिया, E डॉट, ये क्या आपको वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वेक्टर होता ही है, और एरिया को भी आपको वेक्टर में लिया गया है। एरिया को वेक्टर में क्यों लिया गया है कि उसका एक डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया। सो इस तरह से बात चलती है। तो मतलब कि इसमें क्या हो गया, आपको सुविधा क्या हो गया कि आपने एक चीज़ को एक जगह में कंसंट्रेट करवा दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। तो अब यह इस तरह से आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट एंड योर फॉर्मूलाज एंड योर नॉलेज मस्ट गो। देन कम्स अबाउट द गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम आपको एक सुविधा कर दिया। इट हैज़ गिवन एन easy way to solve what will be the electric field on a surface। मान लीजिए कि अगर एक चार्ज Q है तो किसी एक रेडियस में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यही गॉस ने आपको एक सुविधा कर दिया है। तो गॉस लॉ कह रहा है अगर चार्ज Q रखा हुआ है उसके चारों तरफ एक सरफेस आप इमेजिन कीजिए जिसको उन्होंने गॉसियन सरफेस कहा गया। तो उस सरफेस में जो आपका फ्लक्स होगा वह फ्लक्स क्या होगा, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है ये Q/ε0। तो देखिए आपको गॉस लॉ ने क्या कर दिया है कि एक सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा अगर चार्ज उसके भीतर रखा हुआ है, तो वो आपको इट हैज़ गिवन यू अ इजी मेथड टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू सॉल्व इट। तो इसमें अब क्या हो गया कि गॉसियन सरफेस, जैसे कि अब क्या हो जाता है मान लीजिए कि एक कंडक्टर है तो उसमें मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब उसमें चार्ज है ना। तो उसमें जब भी चार्ज है या तो उस कंडक्टर है करंट फ्लो मत करवाइए, उसमें मान लीजिए चार्ज लगा हुआ है, तो उसमें अगर चार्ज है तो कहीं पर भी अगर हम किसी पर भी पॉइंट में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो हम उस पॉइंट के चारों तरफ मतलब कि हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, मतलब कि चार्ज को हर समय सरफेस के भीतर ही रखने का कोशिश करते हैं। तो अब ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है ये पूरे कंडक्टर पे है, तो इसलिए हम इसको क्या किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब हमने मान लिया कि लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेने पर मतलब कि आपका तो जब सिलेंडर कंसीडर किया है उसके कहीं पर भी आपने मतलब क्या किया गया है कि आप एक कंडक्टर लीजिए उसके चारों तरफ चार्ज लगा हुआ है, तो आपको कहीं पर भी आपको फ्लक्स चाहिए, दैट मीन्स यू वांट द फ्लक्स, कंसंट्रेटेड फ्लक्स में किया गया किसी भी पॉइंट पे आपको फ्लक्स चाहिए, क्योंकि तब आपको स्टडी जो है क्या करने में सुविधा होता है। यू आर कंसंट्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर रीजन, तो इससे आपको एक काफ़ी सुविधा होती है। तो इससे आपको क्या किया गया है कि आपको फ्लक्स, तो इसलिए आपको एक सिलेंडर कंसीडर किया गया जिसको हमने गॉसियन सरफेस कहा गया है, और उस सिलेंडर में के पूरे भीतर का जो सिलेंडर का हाइट है उतना लेंथ का तो आपको चार्ज तो उस सिलेंडर के भीतर ही है ना। तो अब इसलिए हमको क्या लेना पड़ रहा है कि हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया है। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप ले लीजिए लैम्डा, यहाँ पर जैसे आपके बुक में लैम्डा लिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इससे हमारा क्या हो गया कि हमने उसका फॉर्मूला हम अगर गॉसियन सरफेस लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया λ/ε0, लैम्डा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब मतलब कि वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E इंटू E डॉट एरिया।
तो अब ई डॉट एरिया है तो एरिया ऑफ द सिलेंडर आपका क्या होता है, अगर आपने आर रेडियस पे अगर आपने उसका फ्लक्स जानना चाह रहे हैं तो आपका रेडियस तो सिलेंडर का आर हो गया, हाइट में आपने तो एच मान ही लिया है, तो वह सरफेस का एरिया क्या हो गया आपका जो आया वह 2 पाई आर एच हो गया। तो E इंटू 2 पाई आर एच जो हो गया वह लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इससे आप मतलब कि ईजीली आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपका जाता है, मतलब कि क्या होगा कि आप E इंटू आपका सिलेंडर का सरफेस जो है 2 पाई आर एच हो गया, और इधर आपने जो लिया था ना चार्ज डेंसिटी लिया था, लैम्डा लिया था, चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ आपका चार्ज लैम्डा है। तो पर यूनिट लेंथ अगर आपका चार्ज लैम्डा है तो वह सिलेंडर के भीतर जो हाइट एच है उस हाइट एच में कितना चार्ज है, आपने क्योंकि लिया है कि पर यूनिट चार्ज जो वहाँ सिलेंडर में जो होगा, पर यूनिट चार्ज जो लैम्डा ले लिया है, पर यूनिट लेंथ आपने क्या लिया है, पर यूनिट लेंथ जो लिया है वह जो लिया है लैम्डा लिया है। तो अब आपका कितना लेंथ का कंडक्टर सिलेंडर के बीच में है, एच हाइट का लेंथ जो है सिलेंडर के बीच में है, तो इसके कारण आपका चार्ज कितना हो गया लैम्डा एच। और इधर आप जब E इंटू 2 पाई आर एच है तो उसको इधर लाइएगा तो वह डिवाइड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका E का वैल्यू क्या हो जाता है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज अगर आपको याद रखता है तो आपको कोई रिवीजन आप ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बोर्ड का रिवीजन आप कीजिए और कोई भी कंपटीशन में आपको बहुत ही सुविधा होगा। ये हम आपको पूरा फर्स्ट बुक को हम कंपाइल करने का कोशिश कर रहे हैं फॉर योर बेनिफिट, सो दैट यू मे लर्न हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू मेक रिविजन्स। तो इसलिए हम पूरे थ्योरी को ही हम अभी अब कंपाइल कर रहे हैं और देखिए हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने पहले फिर से बता रहा है कि पहले चार्ज लिया तो इसका मतलब उसमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके बाद वह इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है तो आप मतलब 2 या 3 चार्ज है कहीं एक जगह ले लिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वह तीनों चार्ज के लिए कितना होगा वह आपको सम अप करने से हो जाएगा। उसी तरह अगर Q चार्ज है, चारों तरफ से अलग अलग चार्ज है, तो उस Q चार्ज में Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सबका आप सम करने से निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो हमने फिर आपको क्या आया, डाइपोल आया। डाइपोल क्यों आया, क्योंकि वहाँ वह एक ही ऐसा चीज़ है जिसके दोनों एंड में चार्ज रहता है, एक प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो उसके कारण क्या होगा, कहीं भी आप एक्सियली ले सकते हैं या इक्विटोरियली आप ले सकते हैं। तो एक्सियली आप कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिएगा तो वहाँ पर आपका दोनों चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर वो दोनों चार्ज के लिए अगर कोई दूसरा चार्ज वहाँ पर रखते हैं तो कितना फोर्स होगा। तो ये आपको ये कैलकुलेशंस जो है और फॉर्मूला जो अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है। उसी तरह आप इक्विटोरियली ले रहे हैं तो इक्विटोरियल में कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों चार्ज के कारण, और उसके बाद आपको मतलब उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर या कोई चार्ज रखते हैं तो वहाँ पर कितना चार्ज फोर्स एक्सर्ट होगा। इस तरह का अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो बहुत ही सुविधा होता है। इसलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब उस स्टडी को कन्फाइन करने के लिए, कहीं एक जगह पर लाने के लिए, हम उसको मतलब कि कहीं एक जगह पर उसको कंसंट्रेट करने के लिए हमने फ्लक्स लाया। फ्लक्स का होता है ये आपका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट एरिया, तो ये सरफेस एरिया, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। और एरिया को भी वेक्टर माना गया है क्योंकि उसमें कंसीडर किया गया है कि एक फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होता है एरिया का वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया तो हमारा फिर आया कि गॉसियन सरफेस। गॉस ने हमें एक सुविधा कर दिया कि एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले उन्होंने क्या किया कि एक एरिया पर कंसंट्रेट किया, इसलिए आपको फ्लक्स आ गया। तो इस फॉर्मूला आ गया फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो अब हर एक अलग अलग केस का इन लोगों ने बताया है। जैसे कि अगर रॉड है उसके चारों तरफ चार्ज है तो कहीं पर भी हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर जब रॉड है तो हम उसमें लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया λ/2πr/ε0। तो देखिए ये अगर आपको याद रहता है, कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी अदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो मतलब कि गॉसियन सरफेस में जब भी होगा तो उसके भीतर चार्ज रहना पड़ेगा, तभी गॉसियन सरफेस एप्लीकेबल होगा। तो उसी तरह इन लोग ने अलग अलग चीज़ का दिया। एक सीट है तो उस सीट का उसकी दोनों तरफ मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा मान लिया है। तो इसमें किसी भी पॉइंट में लीजिएगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2ε0। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सीट है तो वह आपको कैपेसिटर में ये इसका यूज़ है, क्योंकि कैपेसिटर के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो आपको ये गॉसियन ये सीट का आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह से आपको इंटरलिंकिंग भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देखिए जैसा कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रखिए कोई भी चार्ज को, वहाँ पर आपका फोर्स के बारे में आ गया। जब फोर्स के बारे में आ गया तो मतलब कि वहाँ पर तो वर्क डन के बारे में आ गया ना। तो वर्क डन के बारे में आ गया तो ये मतलब कि अगर कोई चार्ज है, आप सेंटर में आप प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं और एक क्यू चार्ज है, अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट ला रहे हैं तो आप मतलब वर्क डन कर रहे हैं ना। तो वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि आपका सेंटर में प्लस चार्ज है और फील्ड में ही आप एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट से आप बी पॉइंट जब ला रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग एन वर्क, एक्सटर्नल वर्क done, that means you are using an external force to move the charge from point A to point B against the repulsive force। तो आप एक एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपने जो वर्क डन किया वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वह चार्ज में स्टोर हो गया कि नहीं। तो देखिए कि जब वही बात है, जब आपका ये आ गया, आपके पास फोर्स आ गया, फील्ड आ गया, तो उसमें वर्क डन होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यही बात है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ए और बी के बीच में जो क्या है, तब क्या अगर कोई भी चार्ज है ए से बी में लाते हैं तो उसमें हमारे बात आती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी आता है। फिर उसी तरह अगर उसी फील्ड में अगर इन्फिनिटी से ला करके हम ए पॉइंट में रखते हैं तो तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखिए एक बात देखिए, पहली बात है कॉन्सेप्ट में, अगर एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू चार्ज अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट लाते हैं तो उसमें हमारा जो वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब में कंसिडर करते हैं। मतलब कि यू बी माइनस यू ए वी आर कंसिडरिंग एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर दूसरी बात देखिए, अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू चार्ज को, पॉजिटिव क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके अगर ए पॉइंट में रखते हैं तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तब हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फील्ड के भीतर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर हम लाते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहा जाता है, कहते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब ए पॉइंट पे इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को वहाँ पर ला कर रखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ला करके रखते हैं, तब हम लोग इस ला कर रखते हैं तो हम उसको क्या, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए उसमें से एक पोटेंशियल वर्ड भी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अब फिर क्या कर दिया है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट मिलाते हैं तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस करें, और फिर हम एक यूनिट
पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर ए में रख रहे हैं तो हम उसमें पोटेंशियल कर रहे हैं। देख रहे हैं डिफरेंस? इसमें हमने जब यूनिट लगा दिया तो वह मतलब क्या हो गया आपको, वह पोटेंशियल हो गया, यूनिट चार्ज लगा। तो पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो देखिए पोटेंशियल क्या हो गया, यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो इससे हमारा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये देखिए इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आ गया आपका पोटेंशियल आ गया। तो इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला जो हो गया क्या हो गया, ये क्यू बाय 4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो अब देखिए हम आपको क्या बोला, पोटेंशियल बोला, पोटेंशियल का हमने बताया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है उस ये आपका क्या 1 क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए कि क्या हो गया, जब भी चार्ज आ गया तो दो बात आ रहा है। एक तो बात आ रहा है आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, उसके साथ पोटेंशियल भी आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए चूँकि आप जैसा कि हमने पहले बताया, क्योंकि डायपोल की बात आ गई। डायपोल क्यों आ गया, क्योंकि डायपोल में दो चार्ज है। डायपोल में दो चार्ज होने के कारण क्या हो गया कि हमने कहीं भी एक जगह पर एक्सियली बा इक्विटली किसी एक पॉइंट लिया तो वहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो उसी तरह हम डायपोल में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसी तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ है आपको वहाँ पर जो है, अगर आपने एक डायपोल लिया हुआ है तो ये दोनों चार्ज के कारण कहीं एक पॉइंट पे, दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज के कारण कहीं एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मतलब क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आ गया तो हमने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। देखिए ये डिफरेंस हमने आपको बता दिया। तो पोटेंशियल के बारे में बताने हमने पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल के बारे में आपको फॉर्मूला बताया। तो उसके बाद चूँकि आपका डायपोल में हम कंसंट्रेट करेंगे। डायपोल में हम क्यों कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि डायपोल है तो उसमें दो चार्ज है तो उस दोनों चार्ज के कारण एक कहीं पर भी एक लोकेशन पॉइंट पी लेते हैं तो उसमें उस पॉइंट पी में उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो सी हाउ दे आर लिंक्ड, दैट मीन्स that is the what is the main factor here is that by the help of potential you can say the potential of a point. See the interesting point here, that by the help of potential you can say the potential at a point. So you can say the potential at a point. So now different terms has been come into existence. ये डिफरेंट टर्म्स आया है क्योंकि आपको ये टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली, वही जो हमने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर कंसंट्रेट किया गया, एक जगह में ला करके फ्लक्स के थ्रू कंसंट्रेट किया गया। तो ये इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिर ये आता है क्या कि जो अब है डायपोल हो गया। तो डायपोल हमने बताया, पोटेंशियल हो गया। तो देखिए आपने पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है। पोटेंशियल मतलब कि ये होता है W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो मतलब वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर एक, दैट मीन्स इसको कैसे समझना चाहिए, देखिए किस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए एक Q चार्ज है, तो Q चार्ज है तो उसके कारण कहीं A पॉइंट हमने लिया, ये Q चार्ज है तो कहीं पर A पॉइंट में, तो इस Q चार्ज के लिए तो एक पोटेंशियल है ना यहाँ पर, तो इस पॉइंट में एक पोटेंशियल है। तो दैट मीन्स अगर कोई दूसरा Q चार्ज वहाँ पर हम ला के रखते हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ वर्क।
तो वो वर्क कितना होगा, वह Q1 चार्ज को यहाँ पर आकर के लाने पर रखने पर हमारा वर्क कितना वर्क डन होगा, वह होगा Q1 into V, what that is the potential at that point because of this charge Q1। इस Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल बन रहा है, इस Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल बन रहा है। तो उस पोटेंशियल के कारण अगर कोई दूसरा चार्ज Q1 वहाँ पर ला के रखते हैं तो यू हैव टू डू सम वर्क, और वह वर्क कितना होता है, Q इंटू वी होता है। वह वर्क कितना होता है, Q इंटू वी। वी दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। तो मतलब कैसा हो गया, देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं कि एक Q1 चार्ज है, यहाँ एक Q1 चार्ज है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पोटेंशियल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर पोटेंशियल क्या कितना है, यहाँ पर V जो पोटेंशियल है वह कितना है, ये देखिए आपको Q2 चार्ज है या Q1 चार्ज है। इस Q1 चार्ज के लिए A पॉइंट में पोटेंशियल आपका कितना है, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस पॉइंट पर कितना आपका पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1, दैट इज कितना पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर जो है यहाँ से इसकी दूरी है ना। अब यहाँ पर मतलब इसी को हम लोग V पोटेंशियल कर रहे हैं। तो अब दूसरा Q2 चार्ज ला करके यहाँ पर अगर हम उसको रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी से ला करके हम उस वहाँ पर रखते हैं, तो एक वर्क डन होता है। वह वर्क डन कितना होगा, Q2 इंटू वी, दैट V इज व्हाट, द V इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। सो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, Q2 इंटू वी, व्हाट इज V, V इट इज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, द R इसकी दूरी है। तो Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये उस वहाँ पर वर्क डन होगा। तो इस तरह से आपको क्या हो गया कि आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप स्क्वायर में चार्ज को सजा सकते हैं, एक सिस्टम बना दिया जो स्क्वायर में है या ट्रायंगल में है, ऐसा आप सजा सकते हैं। फिर ये तो ऐसे सजा सकते हैं। इसमें फिर इसमें और एक बात भी बताया गया है, बताया क्या है कि ये जो हम सजाने वाला काम किया, पहले हमने उसमें इस कैसा कंडीशन लिया, कोई चार्ज ही नहीं था, उसके बाद एक चार्ज आया, फिर दूसरा चार्ज आया, फिर तीसरा चार्ज आया, इस तरह से सजाया गया। और इस तरह भी तो हो सकता है कि एक फील्ड ओरिजिनली प्रेजेंट है, तो एक फील्ड ओरिजिनली प्रेजेंट है, तो उसके अनुसार एक फील्ड जब ओरिजिनल, तो वहाँ पर भी तो हम दो चार्ज ला करके रख सकते हैं ना। तो उस समय हमारा टोटल वर्क डन कितना होगा, तो ये भी निकालने का आपको टेक्निक्स, दैट इज़ द जो हमने जो बेसिक टेक्निक क्या है, बेसिक टेक्निक यही है कि जब भी एक चार्ज है तो कहीं पर भी वहाँ पर एक उसका पोटेंशियल होता है, तो अगर कोई दूसरा चार्ज वहाँ से ला करके उस पॉइंट में रखना है तो योर वर्क डन विल बी Q इंटू वी, दैट इज़ द वर्क डन। सो ये है आपका बेस कॉन्सेप्ट। तो इसी के अनुसार आपको मतलब कि कोई सिस्टम में सजाना है, जिस शेप में जैसा सजाना है, तो उसके अनुसार उसके टोटल वर्क डन का सम अप होगा। तो ये आपको आ गया, आपको जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस में टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, एक सिस्टम में टोटल वर्क डन कितना होगा, उस सिस्टम को उस तरह अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये आपको एक ये आइडिया आपको रहना पड़ेगा। अब इसी में आपको आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपका मतलब एक ऐसा सरफेस जहाँ पर मतलब हर जगह पोटेंशियल एक ही है, हर जगह पोटेंशियल एक ही है। और फिर इन लोग ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में फिर एक रिलेशन लाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है E डॉट डी एल इज इक्वल टू वी पोटेंशियल। तो इन लोग ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को भी लिंक करके रखा है। तो ये सब बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज एंड लिंकिंग, किसको कैसे लिंक किया गया है, किसको किस तरह से लिंक किया गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को लिंक किया गया कैसे, E डी एल इज इक्वल टू वी। तो
इस तरह आपको लिंक किया गया। और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब होता है जहाँ पर आपका वहाँ पर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल हर एक हर एक पॉइंट में अगर सेम होता है तो बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने पर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब ना आपको वर्क डन करना पड़ता है। यहाँ हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो एक को यहाँ से एक चार्ज को उसी सरफेस में एक से एक जगह लाने पर आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। So these are the basic, these are the linking between electric field and potential, how electric field and potential are related. So E dot dl is equal to V, this is the relation between electric field and potential. तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो उस तरह से आपका ये टॉपिक आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ता जाता है। तो आगे बढ़ते जाने पर आपका जबकि चार्ज के बारे में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आया, तो आपको किस तरह का चीज़ आ गया, ये यहाँ पर आपको उसमें से इसके कारण डाइपोल के बारे में आएगा। तो देखिए डाइपोल के बारे में जब आ गया तो फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए डाइपोल को जब आप मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आपको ऑटोमेटिकली ऊपर का चार्ज में भी एक फोर्स लगेगा, नीचे का चार्ज में भी एक फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जब भी आप डाइपोल लगाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, एक टर्क क्रिएट होता है। टर्क मतलब एक रोटेशनल मोशन का क्रिएट होता है। तो टर्क यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको यहाँ पर जो टर्क लेते हैं, तो देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज है, तो एक तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही आपको एक तरफ क्यू कैपिटल ई लग रहा है, एक तरफ माइनस क्यू कैपिटल ई लग रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो इसके ऑपोजिट होने के कारण एक टर्क क्रिएट होता है जो वह रोटेशनल मोशन लाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टर्क जो है आपका P क्रॉस ई है, P मतलब कि डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वही अगर डाइपोल मोमेंट को अगर वर्क डन करना पड़ता है तो वहाँ पर वर्क डन किया जाता है, तो वहाँ पर मतलब वर्क डन करना मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो के बारे में बात आता है, वर्क डन करने की बात आता है। तो वो वर्क डन जब पोटेंशियल एनर्जी होता है तो ये क्या होता है, P डॉट ई हो जाता है, तब वो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट डॉट ई हो जाता है, आपका माइनस में आता है, क्योंकि इनिशियली वहाँ पर डाइपोल को आपको परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया जाता है, तो उसमें मतलब कि टर्क जीरो होता है। तो थीटा जो इनिशियल थीटा को हम लोग 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो इसमें आपको देखिए वर्क डन जब आता है, जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात आता है, तो माइनस P डॉट ई डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस तरह का डिफरेंसेस आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब ये डिफरेंसेस याद रखिएगा तो आपको कोई भी टॉपिक को समझने मतलब कि आपको एक अच्छा रिवीजन हो रहा है, तो आपको हर चीज़ का पिक्चर विथ पिक्चर एवरीथिंग आपके आँखों के सामने होना पड़ेगा कि इसका कि ये क्या इफेक्ट क्या करता है, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, ये चीज़ आपके पिक्चर में रहने पर तो आपको एनी कंपटीशन फॉर बोर्ड के लिए आप जैसा भी क्वेश्चन हो सकता है होगा तो आप सोच सकते हैं, और यू कैन मूव टू द नियरेस्ट करेक्ट लेवल, मतलब कि ऑलमोस्ट यू कैन डू टिक द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमने करा है, क्योंकि स्टेज वाइज आपको किस तरह से याद रखना है। तो देखिए जैसा कि आपने अब डाइपोल के बारे में आ गया, इसमें आज चार्ज चल रहा है ना, चार्ज पोटेंशियल चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो ये पोटेंशियल चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो इसमें आपको एक बात आ गया, कैसा बात आ गया कि आपको जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में भी क्या होता है कि दो प्लेट होता है, वह दो प्लेट होता है, वह दोनों प्लेट में क्या होता है कि आपका उसको एक बैटरी से लगाया जाता है। तो बैटरी से लगाने पर उसका जो प्लस टर्मिनल जिस प्लेट में साथ लगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल लगाया जाता है तो वहाँ पर एक निगेटिव
चार्ज डेवलप होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको कैपेसिटर में याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर के दोनों बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है, और जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर होता है वो आपको क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। कैसे निकलता है, एक प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपने मतलब कि गॉस थ्योरम में पढ़ा है, वह क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरा प्लेट के लिए आपको क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का अगर सम अप कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और भीतर जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेट के दोनों साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिक। तो इससे हमको क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकल गया ना कि एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। तो इससे हम आपको कैपेसिटर का निकल गया। तो कैपेसिटर का निकल गया, तो कैपेसिटर में जैसा कि आपको ये जैसा कि आपको कंडक्टर में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो उसी तरह आपको कैपेसिटर में क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसा आपको रेजिस्टर में आपने पहले करंट में क्लास 10 में भी पढ़ा है, तो I इज़ क्या है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू द V। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। तो Q चार्ज वहाँ पर डेवलप है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C इज द कॉल द कैपेसिटेंस, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो C इंटू V हो गया। तो इससे देखिए आपको ऐसा लिंकिंग, ऐसा कैसे लिंक होता है ये आपको याद रखना। फिर जो कैपेसिटर जो होता है, जैसे कि कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, मतलब कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट इज C, वह किस पे डिपेंड करता है, ए प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। जैसा कि आपने रेजिस्टेंस में क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो उसी तरह का ये आपको ये पैटर्न्स याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक दूसरी बड़ी बात आती है क्या, कि आपको कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या होता है कि आपको भीतर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालना पड़ता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है दो बैटरी के साथ आपको प्लेट में, तो उसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप डाई इलेक्ट्रिक फीड करते हैं लगा देने पर, तो उसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको टूवर्ड्स प्लस टू माइनस ही रहता है, लेकिन क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि डिफरेंस आता है। तो मतलब डिफरेंस आता है क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक का जो फील्ड जो है उसका डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द फील्ड ऑफ द अप्लाइड फील्ड। सो इसके कारण माइनस होने के कारण फील्ड कम हो जाता है। लेकिन देखिए डाई इलेक्ट्रिक का, देखिए इसमें कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने पर तब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी, मतलब कि कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक लगाते ही मतलब क्या होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसमें देखिए आप जो डाई इलेक्ट्रिक लगाने पर V और E के बीच में लिंकिंग भी ये याद रखिए, V इज इक्वल टू V नॉट बाई के एंड E इज इक्वल टू E नॉट बाई के, ये भी लिंकिंग आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इस तरह का आपको लिंकिंग याद रखना पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर के बारे में हो गया। तो अब ये कैपेसिटर में जैसे कि आप रेजिस्टेंस में जैसा क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टर के साथ उल्टा होता है, पैरेलल होने पर कैपेसिटर ऐड होता है और सीरीज़ होने पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, इस तरह की घटना घटता है। तो ये आपको इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कैपेसिटर का मतलब फॉर्मूला C दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। उसी पे लिंकिंग में आपको बोर्ड्स में होगा या एग्ज़ाम पर्पस में कोई भी, उसी लिंकिंग में आपको प्रॉब्लम सम्स होगा, वो मेन फॉर्मूला। अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह डाई इलेक्ट्रिक देने पर V इज इक्वल टू V नॉट बाई के। V नॉट जो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने डाई इलेक्ट्रिक लगाया नहीं था, E इज इक्वल टू E नॉट बाई के। E नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने डाई इलेक्ट्रिक लगाया नहीं था, और अभी E या V हो गया जब हमने डाई इलेक्ट्रिक लगाया।
तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने में या समझने में आपको एक कंपटीशन या इसमें आपको हेल्पलाइन होगा। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर जो कि कैपेसिटर है, तो आप याद रखिएगा उसके दोनों तरफ मतलब कि तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन एक बात और एक बार बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जो चार्ज जो प्लेट में होता है ना, तो चार्ज जो प्लेट में होता है वह मतलब कि आपको कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब है कि जो आप क्यू चार्ज देख रहे हैं इस प्लेट में, तो इधर भी पॉजिटिव, तो इधर होगा Q/2 और इधर भी Q/2, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर आपको Q आना पड़ेगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर में Q कंजर्व्ड होता है। और दूसरी बात, जैसा कि आपका बेस, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वह इन्फिनाइट रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, तो मतलब वहाँ से आपको सर्किट कट गया ना। तो इस तरह से आपको बेस लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जैसा कि आपको कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वह उसका फॉर्मूला दैट इज़ हाफ CV²। तो हाफ C हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। तो इस तरह से आपको कैपेसिटेंस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए कैसे हमने चार्ज के साथ लिंकिंग करवाते आ करके हमने कैपेसिटर तक पहुंच गया। अब इसी के बाद में फिर दूसरी बात क्या होता है कि आपको इसमें ये इसी चार्ज फ्लो से ही तो करंट होता है ना। तो चार्ज फ्लो से ही जब करंट होता है, तो देखिए अभी भी एंड नहीं हुआ है, तो चार्ज फ्लो से क्या होता है, करंट होता है। तो किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है तो वह बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर एक देखिए कि एक क्या टॉपिक आ गया, देखिए उसमें से ओम्स लॉ आ गया, तो V = IR आ गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गया, जब भी कंडक्टर्स में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन में रहने के कारण उसका जो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया टॉपिक आ गया कि हमने तो कह दिया एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वह उस वेलोसिटी को हमने कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसके ith इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ith नंबर इलेक्ट्रॉन ने जब उसका कॉलिजन किसी इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन किया ना, कॉलिजन करने के बाद आफ्टर टाइम t, कॉलिजन करने के बाद आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी वाज से vi। तो कॉलिजन करने के बाद उसका वेलोसिटी मान लीजिए कैपिटल Vi। तो इससे हम क्या किया कि, और फिर देखिए कि एक बात है, ये चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q चार्ज है तो इसका मतलब कि आपको Q चार्ज में आपका क्या हो गया, जब भी हमने क्या किया गया, जब हमने उस कंडक्टर के दोनों तरफ मतलब कि हमने बैटरी लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कि लगाया तो उस इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स होगा, माइनस आपको E इंटू कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द बैटरी ऑन द कंडक्टर। तो वह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देने के कारण तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो Q चार्ज में कितना फोर्स लगा, माइनस E इंटू कैपिटल E, ये आपको तो फोर्स लगा। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m लेते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन क्या हो गया, माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E/m हो गया कि नहीं, कि स्मॉल e जो आपका क्या हुआ, वह चार्ज हो गया ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर पे अप्लाई किया हुआ है, और m क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का माइनस E कैपिटल E/m हुआ कि नहीं। तो अब अगर हम मतलब कि काइनेमेटिक्स का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू एक्सीलरेशन इंटू t हो गया। तो यहाँ पर अगर हम
हर एक चीज़ का अगर एवरेज कर देते हैं तो ये जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो वह जीरो होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन में रहने के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। तो द एवरेज ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू minus small e capital E divided by m into average of the time. That average of the time is called the relaxation time and the average of the final velocity is called the drift velocity. तो इसका मतलब हमने एक चीज़ निकाल दिया कि इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर के भीतर मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव करता है, वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ये बात हमने आपको बता दिया। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इसमें फिर एक बात आया है, इंटरेस्टिंग बात क्या आया है कि इसमें चार्ज डेंसिटी ला लिया है। चार्ज डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट किया गया, उसको I/A कहा गया, तो करंट बाय एरिया कह दिया। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि चार्ज डेंसिटी को फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक किया। तो चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करने पर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा E कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिग्मा इट इज़ द कंडक्टिविटी से लिंक कर दिया। तो देखिए कैसे चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक किया। और फिर कंडक्टिविटी को अगर आप 1/ρ लिखते हैं, मीन्स कंडक्टिविटी इज द इन्वर्स ऑफ रिवर्सिविटी और रिवर्सिविटी इज द इन्वर्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रो J हो गया। J इज द चार्ज डेंसिटी। तो देखिए किस तरह से चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चार्ज डेंसिटी से लिंक किया गया बाय कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया। फिर उसी तरह आपको क्या क्या कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है। रेजिस्टिविटी दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो इन लोग ने बताया कि रेजिस्टिविटी जो होगा ये क्या होगा, वह इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस टी नॉट कर दिया। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो लिंकिंग फॉर्मूला वो आपको बताया। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर फिर देखिए कि रेजिस्टिविटी को रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसे लिंक किया गया है। तो रेजिस्टिविटी को रिलैक्सेशन के टाइम के साथ कैसे लिंक किया गया। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स हो गया दो, दैट इज़ द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिशन के बीच का जो टाइम है। तो रेजिस्टिविटी को रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसे लिंक किया गया। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंटू E² डॉट इंटू रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ। तो इसमें हमको क्या दिखाया है कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E² इंटू टाउ। तो मतलब यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिए कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है, किस तरह से। तो उसका लॉजिक देखिए। लॉजिक क्या है, जब क्योंकि हमने एक फॉर्मूला निकाला ना कि रेजिस्टिविटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपका रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन। तो वह रिलेशन क्या है, m/n। m तो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E² डॉट टाउ इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो हमने ये दिखाया कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपका किसके साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और किसके साथ है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब कॉलिजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो रैंडमनेस बढ़ने पर कॉलिजन मतलब फास्ट कॉलिजन होता है। तो फास्ट कॉलिजन मतलब कॉलिजन टाइम घट जाता है। तो चूंकि कॉलिजन टाइम घट जाता है, वह नीचे है, तो इसके कारण क्या हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखिए हम कैसे लिंक कर रहे हैं और हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू कीप एवरीथिंग बिफोर योर आइज। दिस इज़ द प्रोसीड्योर विच आई वांट टू टेल यू। तो अगर इस लेक्चर को अगर आप सुनते हैं एक बार, तो एज ए होल थोड़ा सा ना थोड़ा आपको पूरा ये
कोर्स के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। उस तरह से हमने लिंक आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आपको इलेक्ट्रिक करंट केस में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, रेजिस्टिविटी आया, रेजिस्टिविटी के साथ लिंकिंग आएगा, आपको फिर इलेक्ट्रिक डेंसिटी चार्ज डेंसिटी एंड अब चार्ज नहीं करंट डेंसिटी, हमने थोड़ा सा गलती, करंट डेंसिटी दैट इज I/A दैट इज J। सो I/A J उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिंकिंग हमने बताया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब कि आपको ये रेजिस्टिविटी आ गया। तो अब यहाँ से हमने आगे बढ़ा कैसे कि सेल मतलब कि बैटरी पर, सेल पर आगे बढ़ा। तो सेल के एक बारे में इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात बताया है कि जो सेल है, बैटरी है, उसका जो टर्मिनल्स है, जब भी टर्मिनल्स वह किसी भी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया। और जब हम उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है V = ε0 - IR, स्मॉल r। तो जो स्मॉल r है वह क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। मतलब वहाँ पर एक एनर्जी लॉस होता है, उसी लॉस को हम लोगों ने इस कारण वह एप्सिलॉन माइनस IR, एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन द बैटरी वाज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट। जब वो सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो V और एप्सिलॉन नॉट के बीच का जो लिंकिंग हो गया V = एप्सिलॉन नॉट - IR। तो देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अब मतलब कि ये अब फिर हम जबकि सेल है तो आपने देखा भी होगा, किया भी है, सेल को हम सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेल को हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो सेल को सीरीज़ कनेक्शन करने पर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आप वह कैलकुलेशन है, वह फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेल का सीरीज़ होने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सेल का आपको पैरेलल कनेक्शन करने पर क्या होगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब दूसरा बात है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि देखिए किरचॉफ्स लॉ आ गया। ये किरचॉफ्स लॉ एक बहुत ही हेल्पफुल आपका मैकेनिज्म ही कहिए, लॉ ही कहिए, कि जो कि आपको किसी भी सर्किट में कितना करंट जा रहा है ये आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ्स लॉ बता रहा है क्या कि किसी भी जंक्शन, कोई भी जंक्शन में करंट जितना इन किया उतना ही निकल गया, और किसी भी लूप में उसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। तो इससे आपको सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, और फिर इसके कारण आपको और साइन कन्वेंशंस दिया हुआ है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसका साइन कन्वेंशन दिया हुआ। तो उसके सहारे आप मतलब कि कैसा भी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, तो आप एक छोटा छोटा लूप बना करके आप मतलब वहाँ पर करंट फ्लो सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट सेटिंग में। आप जब स्टार्ट किया तो आप करंट डायरेक्शन सेटिंग में जैसा जा रहा है, जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वह उसी तरह से आपको उसको ड्रॉ करके लाना पड़ेगा, जिसके सहारे आप मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लूप यू कैन कैलकुलेट इट व्हाट एवर मे बी द सर्किट। तो ये है, आपको किरचॉफ्स लॉ हेल्प करता है। तो दूसरी उसके बाद आप देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक मैकेनिज्म है जिसके सहारे आप एक अननोन रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो ये तो मतलब कि यहाँ पर नल पॉइंट निकाला जाता है, मतलब 4 रेजिस्टर रहता है, आपको 4 रेजिस्टर रहता है। एक मतलब कि आप मान लीजिए रोम्बस के आकार में 4 रेजिस्टर होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक गैल्वेनोमीटर से चेक किया जाता है, रखा जाता है। जब आपका गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है तब मतलब कि आपका जो रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स अबोव एंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स बिलो दे रिमेन्स द सेम।
तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसके सहारे आप मतलब कि एक अननोन रेजिस्टेंस का आप मतलब कि क्या निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका मतलब कि देखिए चार्ज है, चार्ज के देख कैसे मूव कर रहा है, आपका डिज़ाइनिंग देखिए, चार्ज है तो फोर्स है, तो फील्ड है, तो पोटेंशियल है, तो एनर्जी है, तो आपका फिर करंट है, तो फिर आपको करंट है, तो पोटेंशियल, फिर डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से देखिए आपको कैसा सेटिंग, देखिए ये सेटिंग आपको अच्छी तरह से, इस तरह से आपको ब्रेन में सेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप मूव करते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए कि ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इंटरलिंक है, क्योंकि आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है कि जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। तो दैट मीन्स जो आपका करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन है, तो इंटरलिंकिंग है। तो इसलिए अब हमारा हो गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ गया कि अगर एक चार्ज अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस चार्ज में जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वह F = QV क्रॉस B होता है। मतलब कि जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें देखिए कि क्या किया जाता है, कैसा किया जाता है कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर हम या तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और या तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हम कंसीडर करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं ताकि मतलब या तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर और फिर क्या होता है कि ये वेलोसिटी को जो है हम मतलब कि जो ये चार्ज को जो है वह मतलब कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है जब भेजते हैं चार्ज को, तो क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, तो ये जो है v वेलोसिटी से जब हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये जो फोर्स है ये फोर्स एक्सर्ट करता है, ये फोर्स एक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो ये F = QV क्रॉस B, F = QVB, ये आपका कैसा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल का फोर्स काम करता है। देखिए कितना कैसा टर्न अप लेता है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए इसमें, अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट, एंड इफ इट इज केप्ट इनसाइड and magnetic field, then this external magnetic field exert a force on the conductor, and that is equal to F I L cross B, I length of the conductor क्रॉस B। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्टिंग बात क्या हो गया, ये दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एल क्रॉस B, किसी भी कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो वह जो कंडक्टर पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वह फोर्स कितना है, F = I L क्रॉस B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसा हो गया, I तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके तो हम तो वेक्टर में नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हमने L को ही वेक्टर कर दिया, L क्रॉस B कर दिया। देख रहे कैसा ये सब है, आपको पिक्चराइज, आपको फील्ड, आपको आँख के सामने हर चीज़ रहना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमने जो बोला जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर रखा, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्या किया, v वेलोसिटी छोड़ा, वो जो v वेलोसिटी है जो हमने छोड़ा वह परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर इन द सेम प्लेन। तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा वह टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, फोर्स जो है F QVB वह टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और वह क्या होगा कि आपको ये चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन को वह सर्कुलर पाथ में रखेगा। अब वहीं पर ही देखिए, अगर उस
वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वह क्या करेगा, दो कंपोनेंट बनने के कारण जो परपेंडिकुलर है वह उसको सर्कुलर मोशन में होगा, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो उसको नीचे की तरफ ले आएगा, जिसके कारण उसमें एक हेलिकल, वह कैसा शेप होगा, वह हेलिकल मूवमेंट होगा। तो देख रहे हैं किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर फिर एक बात आ गया, एक बात किस तरह का आ गया, तो ये आ गया कि बायोट-सेवर्ट लॉ आ गया। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या करता है, बायोट-सेवर्ट लॉ आपको एक मतलब कि एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर से अगर करंट जा रहा है तो कहीं पर भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कंडक्टर जब कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ हेल्प कर रहा है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ ने जो ये कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड उसका निकालने का जो आपको फॉर्मूला दिया है वह आपको तो यहाँ पर देखिए फिर आपका आ गया क्या, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो लिंकिंग है ही ना। तो यहाँ पर किस तरह का बात आ गया, देखो बायोट-सेवर्ट लॉ आ गया। तो उसने क्या बताया कि एक कंडक्टर है, उसके उस भीतर से करंट फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर भी हमने एक कंडक्टर में एक छोटा सा पी कंसीडर कर दिया DL, और कहीं एक पॉइंट लिया जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है तो बायोट-सेवर्ट लॉ ने एक फॉर्मूला दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है DB दैट इज इक्वल टू IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यहाँ पर ये जो इक्वल टू IDL क्रॉस R बाय R क्यूब, ये जो आपको फॉर्मूला दे दिया कहाँ पर, एट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो R जो है डिस्टेंस फ्रॉम द वहाँ जिस कंडक्टर जिस पॉइंट से लेकर के यहाँ पर जो पॉइंट है उस वक्त डिस्टेंस को उन लोगों ने R लिया। तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आया ना, तो यहाँ पर देखिए करंट, हम ये थंब रूल लेंगे, करंट है, करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा, करंट जो है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि नीचे आएगा। तो B पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आपका क्रॉस आएगा। तो ये सब बड़ी बात है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि आपका करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा आपका रूल एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। दैट यू मस्ट keep in your memory. So these are the important point for to draw on spot and to understand what that since there are vectors, all these are magnetic field, the magnetic field they are vectors, so we have to know the direction of the magnetic field. तो इससे आपका क्या हो गया, देखिए आप फिर कंडीशन इन लोग ने क्रिएट किया कि एक कॉइल ले लिया तो उसमें करंट फ्लो कर दिया, तो यहाँ पर कहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको निकाला। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि सेंटर में कितना होगा, तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है μ0I बाय 2R, वह R होता है कैपिटल R, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूलाज और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ही एप्लीकेबल है। अगर एक कॉइल है तो उसके सेंटर में I करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है μ0I बाय आपका 2 इंटू कैपिटल R, R जो है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो इससे आपका देखिए डेवलपमेंट, वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि जब एक सर्कल है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें ये अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि ये जो रेडियली जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रखना पड़ेगा और उसका पिक्चर एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन मेमोरी।
तो अब दूसरा उस इससे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब इससे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरफ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हमने लिंक कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए हम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब ये है फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी फिर उसको मतलब कंसंट्रेटेड किया गया है, कैसे, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए। मतलब आपका स्टडी को कंसंट्रेट करने के लिए, आपको स्टडी टू मेक इट मोर ईजी अंडरस्टैंडिंग और एक जगह पर लाकर कंसंट्रेट करने के लिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को लाया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज बी डॉट मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए। अब इसी ये जब आया तो हमारे पास एम्पियर सर्किटरी लॉ आ गया। तो एम्पियर सर्किटरी इट इज़ लाइक गॉसियन लॉ। ये गॉसियन लॉ में चार्ज था, चारों तरफ आपको क्या बनता था, एक गॉसियन सरफेस होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ एक करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ एक लूप फॉर्म कर रहा है, लूप, सर्कुलर लूप, दैट इज कॉल्ड द एम्पियर लूप। तो अब इस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको एम्पियर सर्किटरी लॉ से हमको निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, बिकॉज ये लूप है तो बी डी एल लूप है, तो इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स आई, दैट इज द आई करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो हमको यहाँ पर इस लूप में यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है हम निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह एम्पियर सर्किटरी लूप आ गया। तो इसके हेल्प में व्हाट इज द, इसका भी बेसिक्स पॉइंट्स है। तो इसके हेल्प में हमने क्या निकाला, हमने एक सॉलिनॉइड में आ गया। तो सॉलिनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कितना होगा, न्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, याद रखिएगा, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, then the magnetic field in a solenoid is nu naught n I. This is very important and this formula is very necessary. क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों है नेसेसरी है, क्योंकि वह इंटरलिंक करेगा कहाँ, सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस के साथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ इसका लिंकिंग होगा। तो देख रहे हैं कैसे आपका करंट, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड के जब कोई भी करंट अगर हम कंडक्टर में देते हैं तो क्या होता है कि कंडक्टर में देने के कारण हमारा करंट देते हैं और उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर में कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस पी। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हम मूव कर रहे हैं, कैसा मूव कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ये आपको सॉलिनॉइड के पहुँचने के बाद अगर दो पैरेलल कंडक्टर है उसमें अगर करंट भेजा जाए तो क्या होगा, तो करंट भेजने पर क्या होता है, देखिए दो कंडक्टर है उसमें हम करंट भेज रहे हैं, तो क्या इस कंडक्टर के कारण तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए क्या काम कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो इसमें एक कंडक्टर में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, F I L क्रॉस भी होगा। उसी तरह यहाँ पर ये इधर भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है। तो इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, तो इस कंडक्टर में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अब यह याद रखिए, जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात आता है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपको राइट हैंड रूल से मिल जाता है, ये याद रखिएगा, राइट हैंड रूल से मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए कि क्या हो रहा है कि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच से
दोनों कंडक्टर से करंट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वह मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और इसमें करंट फ्लो होने के कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वह इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसके कारण दोनों कंडक्टर में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो अब बारी आ गया क्या कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो फोर्स किस तरह एक्सर्ट होगा, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स किस तरह एक्सर्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि whenever there is current magnetic field then the force exerted on the current is given by the right hand rule. This is very important. तो ये आपको याद रखना है, चूँकि ये आप क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा ना, अभी हमने आपको बोला कि कंडक्टर को जब भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उसको हम एक काम करते हैं, उसको एक लूप बना देते हैं और उस लूप को हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के दो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं और उस लूप में हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो देखिए उस लूप में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा कि दोनों एंड के कंडक्टर में फोर्स एक्सर्ट आएगा, फोर्स एक्सर्ट होगा क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो इसमें एक टर्क प्रोड्यूस होगा, आपका फोर्स का फॉर्मूला तो वही लगेगा, आई एल क्रॉस बी ही लगेगा, दैट इज आई एल बी ही लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जो कॉइल है, दोनों कॉइल के इस सिरे में और इस सिरे में दो, वही आपका वही वाला फोर्स लगेगा, वह एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, दैट इज आई एल बी फोर्स लगेगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण क्या होगा, एक टर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब टर्क प्रोड्यूस होगा तो क्या आपको आएगा, टर्क इज इक्वल टू आई एरिया करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात, देखिए क्या क्रिएट हो गया, जो टर्क होगा दैट इज इन द लूप में जो टर्क होगा, जो एक लूप हो गया, वह लूप में जो टर्क होगा, तो वह लूप में जो टर्क होगा, क्या आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग वह क्या होगा, टर्क इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एरिया ऑफ द लूप ए इंटू बी, और एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आई एन आई ए, मतलब कि एन है नंबर ऑफ टर्न्स, उसको अगर आप अलग से रखते हैं तो आई ए, तो आई इंटू एरिया ये आपको मैग्नेटिक डाइपोल बतलाता है। तो अल्टीमेटली एन आई ए ये आपको क्या बतलाता है, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल बतलाता है। तो देखिए किस तरह से ये आपको फोर्स से हमने क्या लूप मिलाया, लूप मिलाते ही टर्क आ गया, टर्क आते ही हमको मैग्नेटिक डाइपोल आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया, दैट इज एन आई ए। टर्क जो होता है, अगर एन कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल is I and area of this loop is A and it is placed in a magnetic field B, so your torque is NIAB. So here very important point है गया कि जो NIA जो होता है वो IA अल्टीमेटली N है नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो हमको एक कैसा चीज़ मिल रहा है, देखिए सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको कैसा चीज़ मिल रहा है कि जब भी एक करंट एक सर्कुलर लूप में मूव करेगा, मतलब फ्लो कर रहा है, तो वह एक क्या फॉर्म हो रहा है कि वह एक आपको मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, मतलब कि आपको क्या हो गया कि टर्क आ गया NIAB, देखिए NIAB टर्क, उसी टर्क में NIA मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। मतलब हमारा कंक्लूजन आ रहा है किसी भी कॉइल में अगर करंट सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वह मैग्नेटिक डाइपोल है। देखिए फिर अब देखिए कि उसमें हम जैसे ये टर्क हो गया ना, तो अगर हमको मूविंग का कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उस कॉइल में क्या है, ये क्या हो गया हमारा, ये टर्क NAIB
कैपिटल एन capital NIAB. I is the current flowing through the coil, A is the area, B is the magnetic. इस टर्क जो ये प्रोड्यूस किया, ये अगर किसी स्प्रिंग को अगर रोटेट कर देता है, क्योंकि उतना टर्क में अगर एक स्प्रिंग को रोटेट कर देता है, मतलब कि द एंगल मेड बाय एनी स्प्रिंग उसको रोटेट कर देता है, तो मीन्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल, this torque is proportional to the angle to rotate the spring. तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बन गया. तो एन आई ए बी इज इक्वल टू के इंटू फाइव, के इज सम कांस्टेंट. तो देखिए कैसा इंटरेस्टिंग चीज़ है, फोर्स से जा कर के आपको टर्क मिला, टर्क से जा कर के आपको मैग्नेटिक डाइपोल मिल गया, आपको जा कर के क्या मिल गया, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मिल गया. देख रहे हैं तो किस तरह से ये लिंक है. तो देखिए हमने आपको अभी तक तो बताया ना कि लूप हो गया, मतलब कि एक कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हमने बोला ना टर्क इज इक्वल टू क्या, NIAB. N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर एक ही टर्न है तो IAB हो गया. तो एक्चुअली IA जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है. अगर N लगा दिया तो वो NIA ये पूरे पर हो गया कॉइल, मतलब कि उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल करते हैं. दैट मीन्स योर IA एक्चुअली IA इज द मैग्नेटिक डाइपोल. तो देखिए किस तरह से ये इंटरलिंक है. So this is how you have to remember, and you have to use your the settings. You see the settings how you have to remember. तो अब देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं कहाँ पर, देखिए वहाँ यहाँ से एक नया टॉपिक, यहाँ से कहाँ से क्रिएट आ गया, हम आकर के पहुँचे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहुँचे. तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या घटना घटता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है. ये फैक्टर क्या है कि अगर आपने एक कॉइल लिया हुआ है, इधर नॉर्थ पोल रखा हुआ है और इधर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को इन कीजिए और आउट कीजिए. तो जब इन कीजिएगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज मूविंग, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल. इस कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है. जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तब तक यहाँ पर करंट फ्लो होगा, और उस करंट फ्लो को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. तो देखिए क्या है कि जब तक देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स d∅dt, तब तक यहाँ पर करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. तो देखिए नेचुरली इसमें से हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, I इज इक्वल टू d∅dt. उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो माइनस n d∅dt, दैट इज़ द इंड्यूस्ड करंट. अब ये सवाल आता है कि माइनस क्यों हो गया. ये माइनस जो है आपको लेंजेस लॉ क्लियर करता है. ये जो माइनस है वो आपको कौन क्लियर अप करता है, ये माइनस जो है लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ फिर क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट. दैट मीन्स द वन हु क्रिएटेड द इंड्यूस्ड करंट, देखिए द वन हु क्रिएटेड द इंड्यूस्ड करंट, इट ऑपोजेस द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट. मतलब जिसने इसको क्रिएट किया उसी को ही अपोज कर रहा है, मतलब बार मैग्नेट का मूवमेंट को रोक रहा है. तो दैट मीन्स इस एंड में क्या, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है. तो ये बार मैग्नेट का मूवमेंट को रोक रहा है. इसके कारण हमारा वहाँ पर I इज इक्वल टू माइनस एन d∅dt, माइनस साइन इसके कारण है. तो मतलब जैसा मैग्नेट भीतर चला गया तो इधर नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया, इधर साउथ पोल क्रिएट. जैसे ये भीतर चला गया तो फिर अब जब आप लाइए
उसको बाहर ला रहे हैं मैग्नेट, तो यहाँ साउथ पोल जो है वह नॉर्थ पोल को निकलने से रोकेगा। तो यही है लेंजिस लॉ के कारण ये माइनस d∅dt हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट है दैट इज इक्वल टू माइनस n d∅dt, ये आपका इंड्यूस्ड करंट है। तो देखिए हमने आपको ये बताया। अब यहाँ पर देखिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है। और वो जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है कि आपको ये जो है मतलब कि जनरेटर ये इसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी को हम लोग फैराडेज लॉ कहा जाता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दैट इज प्रोड्यूस इज इक्वल टू माइनस। इंड्यूस्ड करंट कहने से हमको अच्छा होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बोल देते हैं एप्सिलॉन, हमको वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड आई के कहने के जगह अगर इट विल बी बेटर, आई मत बोलिए, उसके जगह हम अगर कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको हम एप्सिलॉन से उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस n d∅dt, क्योंकि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होना पड़ेगा ना, तब ना करंट फ्लो होगा। तो इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस n d∅dt। तो यहाँ पर हमने वह बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट की जगह आप इंड्यूस्ड करंट बोल दीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसी तरह मतलब कि आप मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें आपने एक यू शेप का एक मतलब कि कंडक्टर रखा हुआ है और एक मूवेबल कंडक्टर है जो मूव कर सकता है। तो इसमें ये मूव करने के कारण क्या हुआ, यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण इसके एंड में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू वी वेलोसिटी विथ इट इज मूविंग, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड वी इज द वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग, बी एल वी। तो देखिए इस तरह से हो गया। और चूंकि हमने पहले आपको बोला था कि व्हाट इज़ द जो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड, जो कि हमने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड, इसके बारे में जो आपको बोला था B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला बहुत ही एप्लीकेबल है। इसको किसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दो कॉइल के बीच में, एक कॉइल में करंट दिया जाता है और इस करंट के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भीतर वाला कॉइल में उसमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसमें ये इसको डिराइव करने में आपको यूज़ होता है, मतलब कि। और दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एक ही कॉइल है उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें ही आपका क्या होता है कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको इसमें जो phi इज प्रोपोर्शनल टू I कहा गया, phi इज इक्वल टू mi इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब phi हमने ये कहा n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया ना, तो n कॉइल है तो n नंबर ऑफ टर्न्स लेते, n phi जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इज प्रोपोर्शनल टू I, तो n phi इज इक्वल टू mi हो गया दो कॉइल के बीच में। तो इसमें हमारा ये m का कैलकुलेशन में, उसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस में हमको l का कैलकुलेशन, उसका जो फॉर्मूला डिराइव करने पे हमको ये मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड दैट इज B इज इक्वल टू न्यू एन आई एप्लीकेबल है, मतलब इसी के सहारे ही तो ये वो फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इस दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। और फिर इसमें देखिए, इसमें जो है
the energy required or the current the work done to build up that current I in the coil, to build up that current, that is the energy required or work done, is equal to half L I square. और उसी तरह आप बैक कैलकुलेशन में आप उसको मिला किसके साथ कंपेयर कीजिए, कैपेसिटेंस के साथ कंपेयर कीजिए। तो कैपेसिटेंस के साथ आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी जो क्यू चार्ज डेवलप करने के लिए आप उसमें जो कैपेसिटेंस डेवलप करने के लिए, क्यू चार्ज डेवलप करने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए दोनों एक ही जैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है C और यहाँ पर इंडक्टेंस में वो I करंट बिल्ट अप करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, I हाफ L कांस्टेंट है और I स्क्वायर, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर देखिए चार्ज है, I हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपको याद करने पर ऐसा सिस्टमेटिक में करके रखते हैं। आई एम गिविंग यू द इन अ होल अ जनरल व्यू ऑफ दिस क्लास 12 फिजिक्स। इन a nutshell I am giving you the revision। सो इसके बाद आपको क्या आता है, AC करंट आता है। तो AC करंट और इसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हम AC करंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए इस तरह का आप अगर इंटरेस्ट बना सकते तो वह क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट में, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट में कि जो वहाँ पर आपका एम्पेयर सर्किटरी लॉ जो है वह थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब कुछ एक चीज़ मिसिंग हो रहा है। हमने एम्पेयर सर्किटरी लॉ में लिया कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, न्यू नॉट आई, मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू मतलब एक करंट एक एम्पियर लूप लिया है, उसके भीतर हमने करंट फ्लो किया है, तो ये एम्पियर लूप में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का कोशिश किया है ना। तो इसमें एक थोड़ा सा मिसिंग है। सो इंटरेस्टिंग है, इसको कहाँ पर समझाया गया है कि कैपेसिटेंस में समझाया गया है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कैपेसिटेंस में समझाया गया है कि कैपेसिटेंस के भीतर भी आपको एक करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहाँ पर भी कैपेसिटेंस के भीतर भी एक करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, करंट फ्लो हो रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन electric flux, because of the change in electric flux, epsilon naught d phi e by dt। वहाँ पर एक कैपेसिटेंस के भीतर भी एक आपका वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फ्लक्स का चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक, जिसके कारण वहाँ भी एक भीतर भी एक करंट इनबिल्ट हो रहा है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया है। तो एम्पेयर सर्किटरी लॉ और मैक्सवेल को दोनों को मिला करके उसको थोड़ा करेक्शन किया गया, तो वह क्या हो गया, फाई दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल बी डी एल दैट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट जो कि न्यू नॉट आई है, और प्लस एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। देखिए ये कैपेसिटेंस के भीतर में भी एक करंट फ्लो दिखा रहा है। तो इस तरह से फिर आपका एसी करंट में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसमें एवरेज पावर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए कैसा है कि जो जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जब हम एसी लगाते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो करंट और जो पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज जो अप्लाई कर वो सेम फेस में रहता है, और इसमें जो एवरेज पावर होता है उसमें एवरेज पावर हमको मिलता है। लेकिन इधर आप देखिए कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जब हम लेते हैं तो उसमें देखिए कि क्या होता है, उसमें पावर है नहीं, दे आर वॉटलेस, उसमें पावर नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए तो फिर आपका जैसा कि लिंकिंग जो वर्चुअल जो मतलब कि एसी करंट, वर्चुअल हम कैलकुलेशन वर्चुअल एसी करंट में करते हैं, विच हम उसको डीसी करंट के इक्विवेलेंट बना लिया है। वर्चुअल एसी करंट दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करंट, मतलब
रूट मीन स्क्वायर, हाँ ठीक है, मतलब I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर बाय n उसका रूट लिया हुआ है। तो RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, उसी को वर्चुअल AC करंट जो हम लोग RMS करंट कहते हैं। तो देखिए ये कैसे लिंक किया हुआ है DC करंट के साथ। और फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है रेजिस्टिव सर्किट में ही हमको एवरेज करंट मिलता है, बाकी इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में हमको ये लोग वाटलेस करंट है। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट जैसा है कि रेजिस्टिव सर्किट में हमारा करंट और वोल्टेज इन सेम फेज है, लेकिन आपका इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में ये उस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में फेज डिफरेंस है, 90 का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसा इंडक्टिव में क्या है, करंट जो है इन V के 90 डिग्री बिहाइंड है, और कैपेसिटेंस में है क्या कि जो करंट है वह जो है V के 90 डिग्री अहेड है। तो इस तरह से आपको LCR सर्किट आता है। फिर उसके बाद आपको सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जो पावर फैक्टर। रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर जो है, जो आपका P इज इक्वल टू आपका I स्क्वायर R इंटू कॉस फाई जो पावर फैक्टर है, जिस पे ये आपको ये AC सर्किट में ये पावर फैक्टर, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर ये इस तरह इसका फॉर्मूलाज और एवरेज पावर ये आपको रेजिस्टिव सर्किट का क्या होता है। फिर इसमें तो हमने आपको बोला वाटलेस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में R होता है, तो यहाँ पर इंडक्टेंस में XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और कैपेसिटेंस में XC इम्पीडेंस कहा जाता है 1/ωc होता है। तो इस तरह से आपको अगर याद रखते हैं एक पूरा पिक्चर, आई हैव गिवन यू द होल revision of the whole revision of your first book, and I have made my best to interlink everything, and I have moved in a pattern so that it will be helpful to you. So I have moved it, I am trying my best to move in a systematic way. यहाँ पर आपका हम तो सबको आपको बता ही रहे हैं कि सिस्टमेटिक वे में मूव किया। एक चीज़ मेरा यहाँ पर छूट गया, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर ये इंडक्शन में ही है। इसका एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको क्या है कि वो ट्रांसफार्मर में ऐसा इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, और ये बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शंस, मतलब एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा किया हुआ है कि अगर स्टेप अप है तो मतलब क्या है कि स्टेप अप है तो उसका आपका वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो जो है आपको डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर स्टेप डाउन है तो ये क्या होता है, आपका वोल्टेज नीचे आ गया लेकिन करंट फ्लो आपका बढ़ गया। सो हियर आप यहाँ पर रिलेशन डिराइव किया गया है, और ये बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन के फॉर्मूला से डिराइव किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, जो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, क्या हो रहा है कि स्टेप अप है तो वोल्टेज आपको अप कर दिया लेकिन करंट डिक्रीज किया, और स्टेप डाउन है तो क्या हो गया, आपको स्टेप डाउन है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करवा दिया लेकिन करंट इंक्रीज कर गया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस देखिए ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आपको हमने बता दिया कि ये हमने फुल रिवीजन आपको करवा दिया, ये फर्स्ट बुक का हमने फुल रिवीजन करवा दिया। सो फॉर आई हैव डन दिस नॉट टू फॉर लाइक्स और टू गेट लाइक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इसके लिए हमने नहीं किया है। ये एक हमारा एक चैनल है और हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके कैसे मूव करना चाहिए, कैसे फिजिक्स को कैसे स्टडी करना चाहिए,
किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ को किस तरह से अपने आँखों के सामने रखना चाहिए। इस ऐसा होने पर आपको मतलब कि बोर्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप मतलब कि क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।